हेलो बच्चों। वह सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का वेलकम है। जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का वेलकम है। जो सीजीएल से लेकर वनडे तक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का वेलकम है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सभी एग्जामों में दिखता है, वनडे से लेकर सुपर वनडे तक। तो अब सुपर वनडे मतलब यूपीएससी की हम लोग बात कर रहे हैं और वनडे की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस या जो भी हम लोग अभी तक देखते आए हैं, राजनीति से लेकर आज हम लोग पॉलिटी तक हम लोग आ गए हैं। तो इस राजनीति और पॉलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ योगदान है वो संविधान रखता है। और संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन 3 घंटे तो लग ही गए। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान भी दिया है। अगर पिछली क्लासेस अगर आपको देखना है तो इस चैनल में सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों को भी शेयर कर दें, जिससे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिलते रहें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको समझाएंगे, बट हो सकता है अभी वन लाइनर हो, ज़्यादा डीप ना जाए। बट यहाँ पर अगर हम चीज़ें को देखेंगे समझेंगे तो आगे का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। और शुरुआत से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत से पढ़ रखा है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो जो टोटल आर्टिकल थे हमारे पास 1 से लेकर 395 थे। और उसमें 22 पार्टों का एक समूह बनाया गया और उस पार्टों में बहुत सारे आर्टिकल अलग अलग रखे गए, चाहे वो सिटीजनशिप के तहत हो, ठीक है, चाहे फंडामेंटल राइट के तहत हो। ये पार्टों के नाम है। जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में पर्टिकुलर एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी अलग अलग कहानियां होती हैं। उसी तरह से पार्ट है, पार्ट के अंदर आर्टिकल्स हैं। और बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं हैं जो व्याख्याएं आर्टिकल में नहीं दे पाई गई और उनको शेड्यूल में विस्तार पूर्वक रखा गया, इसीलिए वो शेड्यूल बनाने की भी आवश्यकता पड़ी। और हमारे पास देखिएगा जो अब अगर हम देखें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हमारे पास 25 भागों की बात हो रही है। 22 भाग थे और 25 भाग मतलब जो 3 पार्ट अगर आपको देखने को मिलते हैं अलग से, वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा पार्ट कोई बना दिया गया है। जैसे हम लोग किसी भी शब्दावली में आगे को समझने के लिए उसमें का खा गा घा ऐड कर देते हैं, उसी तरह से कुछ ऐड ऑन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 448, जो पहले 395 आर्टिकल की बात करते थे, भाई समय के साथ उस समय का जो समाज था, उस समय की जो गतिविधियां थी वो कुछ और थी। आज का समय और समाज की गतिविधियां, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, मॉडर्न पीरियड चल रहा है, लोगों में दिमाग में समय के अनुसार समाज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो समय के अनुसार जो संशोधन किए गए वो अमेंडमेंट के रूप में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें जो मूल संविधान था, मैंने बोला था ना जो शुरुआत हुई थी, उसमें अगर हम देखें तो 22 भाग थे और 395 मतलब 395 आर्टिकल थे। ठीक है, तो नीचे भारतीय संविधान के सभी भागों और उनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों का विवरण भी हम लोग देंगे। देखिए, जैसे अगर हम बात करें जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहला पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और उसकी टेरिटरी मतलब जो भारतीय राज्यों का एक संघ है और उसके साथ जो भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं वो कौन कौन से होंगे या क्या कैसे बनाए गए हैं, इनके बारे में जो विवरण है हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है, देखिए पार्ट 1 की बात कर रहे हैं तो पार्ट 1 में जो आर्टिकल हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक दिए गए। मतलब पहला कुछ होगा, दूसरा कुछ होगा, फिर तीसरा कुछ होगा, फिर चौथा कुछ होगा। मतलब बट इसमें देखो पार्ट का जो टॉपिक रखा गया है, क्या रखा गया है? ठीक है, पार्ट का टॉपिक है द यूनियन, ठीक है, और साथ में टेरिटरी। ठीक है, तो राज्य है, राज्यों का संघ है, भाई केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कैसे बनाए गए हैं, कहाँ पे गवर्नर होगा, कौन से मुख्यमंत्री होंगे, बट उनके लिए पहले राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश डिसाइड किए गए हैं वो इसमें आपको दिखेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो पहले दिमाग में ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल दिए गए हैं और वो सभी आर्टिकल इससे ही संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें
जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे ही ध्यान देना है। देखिए पार्ट 1 अगर दिया हुआ है कि लिखा है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 से 4, पहले दिमाग में हमें ये बैठालना है कि 1 से 4 तक जो अनुच्छेद हैं वो हमें पार्ट 1 में मिलेंगे यूनियन एंड टेरिटरी के अंदर। ठीक है, या कह सकते हो यूनियन टेरिटरी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें 1 से 4 के अनुच्छेद में उनकी विशेषताएं बताई जाएंगी, उनमें विशेष क्या है, विशेषता मतलब विशेष। अब विशेष क्या है कि भाई अगर हम देखें तो यूनियन मतलब यहाँ पे देखिए संघ की बात करी जा रही है, संघ और उसका राज्य जो क्षेत्र है उसको हम लोग 1 से 4 में पढ़ेंगे। अब यहाँ आर्टिकल अगर हम 1 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 1 जब पहली बार डिसाइड किया गया तो सबसे पहले तो भाई यही डिसाइड किया जाएगा कि हमारा क्षेत्र कितना होगा, जो भारतीय एरिया का जो क्षेत्र है वो कितना है, आप सभी को पता है, कमेंट करके बताएंगे। तो उस क्षेत्र को डिसाइड करना है तो यहाँ पे भाई कोई संघ का नाम डिसाइड किया जाएगा और राज्य के जो क्षेत्र हैं उसको डिसाइड किया जाएगा। ये पहले वाले में दिया गया है कि संघ का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। और आज आप देख रहे हो 28 स्टेट और 8 यूटी भी हो चुके हैं, बट पहले ये बहुत कम थे। कितने थे वो सारी चीजें पिछली क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं। और अब आर्टिकल 2 क्या कह रहा है भाई, अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में टोटल अगर 14 राज्य थे पर आज 28 हो गए हैं, ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश जैसे बिहार एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बिहार, बिहार, ठीक है, जो बिहार अगर हम बात करें, बिहार की बात कर रहे हैं, जो हम लोग देखते थे बिहार कैपिटल की बात करें तो पटना, जैसे बिहार को हम लोग पहले बोलते थे मगध और पटना पाटलिपुत्र की बात होती थी, बट ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को संभालने के लिए भाई मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग से क्षेत्र उसके बना दिए गए, कुछ हिस्सों को काट दिया गया। जैसे यूपी में आपने सुना होगा, अगर यूपी से है तो उत्तराखंड देखा होगा कि कैसे अलग हुआ, कैसे पार्ट, कैसे उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई। तो उसी तरह से भाई नए राज्यों का प्रवेश करना है, नए राज्यों का प्रवेश होगा, क्षेत्रफल डिसाइड किया जाएगा और उसकी कैसे स्थापना होगी, कब होगी, वो सारी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का गठन, जो भी नए राज्य हैं, ठीक है, उनका गठन, उनका गठन, तो जो भी इस समय विद्यमान राज्य हैं उनके बारे में, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन हम किसके तहत कर सकते हैं, पार्ट 1 में आर्टिकल 3 के तहत। भाई कोई भी नाम अगर हमें चेंज करना है, उसका गठन करना है और उसकी सीमाओं या क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करना है, वो किसके तहत आएगा बच्चों, आर्टिकल 3 के तहत आएगा। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी से उत्तराखंड हो, ये सारे क्षेत्र जो बनाए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, देवभूमि बनाई गई है, उसका क्षेत्रफल डिसाइड किया गया है कि कितने तहत के कितने क्षेत्रफल में ये राज्य बनाया जाएगा और किस क्षेत्र से इसको काटकर बनाया गया है। ये सीमाएं और नामों में परिवर्तन जो है आर्टिकल 3 के तहत होगा। पार्ट 1 में जो आर्टिकल 3 है वो ये बताता है कि नए राज्यों का गठन, ठीक है, और जो भी राज्य विद्यमान है पहले से, उनका क्षेत्र कितना रहेगा, उनकी सीमाएं किन राज्यों से जुड़ती हैं या कितनी होनी चाहिए, और कोई भी नामों में परिवर्तन है वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 4 की अगर हम बात करें तो भाई जो पहला, अगर हमने देखा पहला क्या था, संघों का नाम और राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला है और जो फोर्थ की अगर हम बात करें, जो फोर्थ ये आर्टिकल है, ये जो संशोधन है, ये जो भी सरकमस्टांसेस बन रहे हैं वहां पे और जो भी विषय के लिए अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत बनाए गए कानून है, उनका भी इसमें डिस्कशन होगा। ठीक है, बस इसको समझना है और समझते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, संघ और उसके राज्य, पार्ट 1 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं
तो पार्ट 1 और उसके जो राज्य हैं वो पहले से लेकर चौथे अनुच्छेद तक उनका विवरण दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी अगर देख लें कि आर्टिकल 1 में, देखो मैंने क्या बताया अभी कि आर्टिकल 1 में पहले हिंदी में समझा दिया, क्योंकि हिंदी हमारी एक मातृभाषा है, मदर टंग है, बोलने में भी आसान है। और तो इसमें हम लोग क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन पहले वाले में। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। भाई कोई भी नया क्षेत्र, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी नए राज्यों का प्रवेश करना हो या उसकी स्थापना करनी हो, भाई नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश। ठीक, फिर कह रहा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट अगर हमें बनाना है। अल्टरनेशन ऑफ एरिया, मतलब उसके एरिया में, क्षेत्रफल में कोई चेंजेस या बदलाव करने हैं, एरियाज, बाउंड्रीज। और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो पहले से स्टेट है उनमें कोई अगर बदलाव करना है, क्षेत्रफल को डिसाइड करना है, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। फिर देखते हैं, अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल 4 की अगर हम लोग बात करें कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट, जो भी संशोधन होंगे, ठीक है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिडेंटल मैटर्स, जो भी है, ये सारी चीजें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बात करते हुए हम लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। पर सब राज्यों की बात हो रही है, संघों की बात हो रही है, सीमाओं की बात हो रही है, क्षेत्रफलों की बात हो रही है। कुल मिला के जो 28 स्टेट और 8 यूटी देख रहे हैं, वो पार्ट 1 के ही द्वारा नतीजा निकला, जिसके तहत ये सीमाएं बनी, और आज 14 से 28 हो गए। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं आर्टिकल 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, भाई घर बन गया है, घर की सीमाएं भी डिसाइड हो गई हैं, कहाँ पे कौन कितनी सीमाएं होंगी, कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, सारी चीजें डिसाइड हो गई। अब इसमें जो रहने वाले कैंडिडेट हैं वो घर के होंगे, बाहर के होंगे, रिलेटिव के कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो हमारे रिश्तेदार कभी बाहर चले गए थे उनके कैंडिडेट्स होंगे, उनकी नागरिकता हमारे देश में थी कि नहीं थी, वो पहले से रह रहे थे कि अभी आए हैं, कितने दिनों में डिसाइड होगा, ये सारी चीजें। सिटीजनशिप पार्ट 2, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। भाई पर्टिकुलर अगर हमारा ये एरिया डिसाइड है तो इसमें नागरिकता भी तो होनी चाहिए कि रहने वाला कौन होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज आए और कल से हमारा डेरा पड़ गया और हम यहीं रहेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। अब नागरिकता डिसाइड करने के लिए भी तो कुछ आर्टिकल बनाए गए हैं कि भाई उसकी भी तो कोई विशेषता होगी, कोई पॉलिसी होगी, कोई नियम होगा, कोई कानून होगा। बिना नियम कानून थोड़ी ना है भाई, कोई देश है, धर्मशाला थोड़ी ना है कि आके बस गए। तो इसके लिए क्या नियम होंगे वो चीजें हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 5 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 5 से स्टार्ट होगा। तो भाई पार्ट 2 मतलब दूसरा पार्ट, भाग 2 में जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। अब पहले से लेकर 4 तक तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया, पर सिटीजनशिप में कितने आर्टिकल होंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले 4 थे, अब है 5 से लेकर 11। ठीक है, कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, और 11, टोटल यहां पे अगर हमें कितने दिख गए, 7 अलग अलग आर्टिकल। अब आर्टिकल 5 में देखिए, बच्चों की तरह हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप बच्चे ही हो और मैं एक इनिशियल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो भाई अलग की बात है, बट हम यहाँ बिल्कुल एक शुरुआत से लेके चल रहे हैं। तो यहां पर अगर बच्चों हम बात करें, देखिए लिखा है सिटीजनशिप एट द कॉमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर हम बात करें कि संविधान के प्रारंभ में ही नागरिकता के बारे में दिया गया है।
और नागरिकता संबंधित जो भी कानून होंगे उसके डिस्कशन होंगे। ठीक है। आर्टिकल 6 कह रहा है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप, भाई नागरिकता को जो अधिकार है, ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड ऑफ इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, मतलब पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भाई जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो एक मूवी देखी होगी गदर। उस गदर मूवी की अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कितने सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आए, और बहुत सारे लोग गलती से भी चले गए कि सोचा वहाँ बहुत अच्छा होगा, स्वर्ग होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ा स्वर्ग देश बन जाएगा। बट बाद में पता चला कि कंडीशन क्या है। आज वहाँ पे जो हिंदू हैं वो, उनकी कंडीशन पहले क्या थी आज पॉइंट में रह गए, जिसमें अभी आपने सुना होगा गृह मंत्रालय में वापसी की बात करी जा रही है, उनको बसाने की बात करी जा रही है, जो भी यहाँ पे माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। भारत देश पहले से स्वर्ग था, तो यहाँ पे जो आए थे वो तो फायदे में हो गए, पर जो पाकिस्तान गए थे उनको पता चला बाद में असलियत। राजनीति करना आसान है, बंटवारा करना आसान है, लड़ाई भिड़ाई करना आसान है, पर अच्छा कौन है इसको चुनने में अगर आपने थोड़ी सी भी देर करी तो आपके लिए बहुत परेशानियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे वही गलतियां हुई। ठीक है, कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पहले यहाँ से चले गए फिर वापस आए। अब बहुत सारे पाकिस्तान में थे, उनको लगा यार मेरे लिए ये सही नहीं है तो भारत चलते हैं। तो पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के जो अधिकार हैं वो क्या क्या है, क्योंकि ये अनुच्छेद 6 की एक लाइन है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि आप सभी पढ़ने वाले और आगे के एक जिले के राजा होंगे, तो आप सभी को ये सब चीजें पता होनी चाहिए और अच्छे से पढ़िए। अब देखिए अनुच्छेद 7 की बात करें तो भाई देखो लिखा है कि पाकिस्तान आए कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल नंबर 7 कह रहा है कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भारत आए। ठीक। अब अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले, जैसे अभी देखा होगा मैच में विराट कोहली की बात चल रही थी कि भाई वो बाहरी हो गए, विदेश में रहने लगे, यहाँ की नागरिकता क्या होगी, कैसे क्या होगा। कुछ लोग कनाडा की नागरिकता ले लिए, कुछ लंदन की ले लिए। ठीक है, यूरोप उनको अच्छा लगा, भारत में नहीं अच्छा लग रहा होगा, शायद पैसे ज्यादा कमा लिए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो सिटीजनशिप के बारे में पूरी डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे, पूरी डिटेल पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे हमें बस इतना जानना है कि किस आर्टिकल के तहत हमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि भाई राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान, या आर्टिकल 6 में क्या बताया था कि राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ भारत से पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान से भारत। ठीक है, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्लियर? तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। अब जैसे हम आर्टिकल 9 की बात करते हैं, आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, मतलब कि स्वेच्छा से, भाई स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, अपने मन से किसी ने भगाया नहीं है। मैंने अभी बोला था ना, विराट कोहली की बात कर रहे थे कि भाई स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भारत उनके लिए अच्छा नहीं है, रहना है, खाना अच्छा है, रहना अच्छा है, कमाना अच्छा है, पर उनको पता नहीं कौन सी चीज है जो नहीं समझ में आई। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिटेल से पढ़ने की, पर अभी डिटेल की बजाय बस इतना जानना है कि किसके तहत कौन सी चीज आती है। आर्टिकल 9 कह रहा है कि भैया स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की, स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से,
स्वेच्छा मतलब यहां पे संविच्छेद करें, जो अपनी इच्छा से जा रहा है, अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि नागरिकता के अधिकारों को जारी रहना, ठीक है, पर नागरिकता के अधिकार जारी रहें, कैसे रहें वो भी देखेंगे। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है कि भाई कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जिसमें संसद को अपनी विवेचना करनी पड़ती है, संसद को बीच में आना पड़ता है, संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन, ठीक है भाई। इस चीज को अगर आप अच्छे से समझो कि यहाँ पे हम किस बात को कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला था, स्वेच्छा से, कि भाई स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। उसी तरह मैंने क्या बोला था, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। आर्टिकल 10 क्या मैंने बोला था कि भाई नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना मतलब कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, कोई कानून बनाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट जो मुझे लगता है जो भी नागरिक रह रहे हैं उनको बचपन से यहां पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जानना भी जरूरी है, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी तरह से हमें परेशान ना करें, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स भी समझना जरूरी है। भाई पार्ट 3 अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर पार्ट 3 के अंदर कितने सारे आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आपको यहां पर दिख रहे हैं, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आर्टिकल 12 क्या कह रहा है कि भैया आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, डेफिनेशन कि फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा क्या होगी, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, जो हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल अधिकार हैं, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी उनके बारे में यहां पर दिया होगा। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, लॉ इनकॉन्स्टिट्यूएंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका हनन करने वाले कानून। भाई हमारे भी तो कोई मौलिक अधिकार है, पर ऐसा तो है नहीं कि पुराने राजाओं की तरह जो भी रहे कि नहीं हमारा शासन चलेगा, आपको इस तरह का अधिकार नहीं है, पूजा करने का अधिकार नहीं है, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती है। तो सभी के लिए यहाँ पे समान कानून बनेंगे, चाहे राजा हो या रंक हो। और अगर वो किसी तरह से हमारे कानूनों का हनन करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि भाई कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है, और उसके लिए भी कानून बनाया जाएगा जिसमें हम किसी भी लॉ का, किसी भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अब देखिए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18, देखिए स्टार्ट कहां से हुआ था, 12 से लेकर 35। दो तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई डेफिनेशन और कौन से कानून बनेंगे इनकी रक्षा करने के लिए। पर ये कौन से मौलिक अधिकार हैं, जैसे सबसे पहला अधिकार है कि भारत में आज 1 अरब 42 करोड़, मान लेते हैं 1.5 अरब के आसपास है, 1.5 अरब के पास जनसंख्या है, पर सभी को एक बराबर तराजू में तौला जाए, क्योंकि बहुत सारी असंगतियां हो चुकी थी, कुछ अपने को ऊंचा समझने लगे थे, कुछ नीचा समझने लगे थे, समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैल गई थी। कब फैली, कुछ राजा महाराजा हुए होंगे, कुछ मुगल्स आए होंगे, कुछ और भी ऐसे राजा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर मुगल्स, कुछ हिंदू राजा भी रहे होंगे, कुछ मुस्लिम राजा भी रहे होंगे, जिन्होंने आपको ऊंचा दिखाने के लिए कुछ लोगों को नीचा भी बना दिया होगा कि आप हमारे बराबर नहीं हो,
आपके लिए ये कानून बना हुआ है, हमारे लिए ये कानून बना हुआ है। हम कोई भी गलती कर दें, आप गलती करोगे तो आपको फांसी की सजा होगी, हमें नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इक्वलिटी की बात करती हैं, समानता की बात करती हैं कि जितना भी कैंडिडेट भारत या उसकी सीमाओं में रहता है, उन सभी के लिए कानून बराबर होंगे। राइट टू इक्वलिटी, ये ध्यान रखिएगा, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, जिसको हम 14 से 18 तक देखेंगे, मतलब 14 से लेकर 18 तक, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। एक व्यक्ति के समानता के अधिकार कौन कौन से होंगे, उनको हम लोग यहां पे देखें। तो जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष, जैसे अनुच्छेद 14 में क्या मैंने बताया कि भाई आर्टिकल जो 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब यहाँ पे कानून के समक्ष समानता, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में कोई हालांकि परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार है, क्योंकि भारत अभी भी भ्रष्टाचार के नंबर पे 96 पायदान पे है। भ्रष्टाचार बहुत है तो भाई जिसके पास पैसा ज्यादा है बहुत सारी गलतियां करके भी छूट जाता है, और गरीब बेचारा है गलती ना करते हुए भी, अभी आपने कुछ ऐसे केसेस सुने होंगे जो बचपन में ही किसी बहाने से किसी तरह से जेल चले गए और बाद में 40 साल बाद 50 साल बाद बेचारे बुजुर्ग हो गए, तब पता चला कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ऐसी किंवदंतियां और ऐसे भ्रष्टाचार अभी भी फैले हुए हैं, बट सरकार अगर सख्त आ जाए तो चीजों में बदलाव हो सकता है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो समय बदल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, पर्टिकुलर धीरे धीरे पार्टियों में भी जागरूकता आ रही है। पहले कोई एक पार्टी कोई दूसरी पार्टी शासन करती रहती थी, जिसके हिसाब से चलता रहता था। पर जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, शहर से लेकर गांव, गांव से लेकर कस्बों, कस्बों से लेकर जो भी एरियाज है जहां तक इंटरनेट मोबाइल की वजह से अवेयरनेस बढ़ चुकी है, अब सभी अपने अधिकारों को जानते हैं। ठीक है, गरीब भी जानता है, मिडिल मैन भी जानता है कि हमारे अधिकार क्या है। तो कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे राजा हो या रंक हो। दूसरी बात करते हैं, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी तरह का धर्म हो, भाई हमारे वहाँ जैन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं, मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हैं। धर्म के अनुसार हो, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गांव में पैदा हुआ तो वो देहाती ही समझा जाए। ठीक है, किसी अलग अलग धर्म में है तो हम उसे इस कास्ट का समझें कि नहीं, इसे हम नीचे बैठा लेंगे, अलग कप में चाय भी पिलाएंगे। भाई मैंने देखा है उन चीजों को कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हम लोगों को देखने को मिले जहां पर कोई ऐसा कैंडिडेट आ गया, उसके लिए अलग बर्तन कर दिए जाते थे, अलग से बैठने की व्यवस्था कर दी जाती थी, अलग से लेटने की व्यवस्था कर दी जाती थी, कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन चारपाई पे बैठेगा, कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन जमीन पे बैठेगा, सब कुछ कास्ट वाइज निर्धारित होता था, धर्म वाइज निर्धारित होता था। पर कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 16 कह रहा है कि भैया, ठीक है, 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आईएएस जो बनेंगे, पीसीएस जो बनेंगे, जो भी ऑफिसर बनेंगे वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म के होंगे, एक कास्ट के होंगे। हालांकि नेपोटिज्म बहुत खराब चीज है, बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारी पार्टियों में भी देखा होगा कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं है।
अब गरीब आदमी, निचले स्तर का आदमी, जो भी अपने आप को समझता हो या समाज समझता हो, अब सभी के लिए अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होंगी। मतलब जो भी सार्वजनिक रोजगार के मामले हैं उसमें अवसर की समानता सभी के लिए सेम होगी। ठीक है, आर्टिकल 16 कह रहा है पार्ट 3 के अंदर, ये चीज दिमाग में ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 16 कह रहा है कि भैया अवसर की समानता सभी के लिए होगी। जो भी रोजगार होंगे सार्वजनिक, चाहे वो आईएएस क्षेत्र का हो, चाहे पीसीएस क्षेत्र का हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे एक ऑफिसर हो, चाहे 4th क्लास का एम्प्लॉय हो, सभी के लिए समान अवसर होंगे, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। अब 17 क्या कह रहा है? आर्टिकल 17 बहुत ही जरूरी पार्ट है, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। बहुत चलता है, अब तो समाप्त हो गया है। इधर 7-8 सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से देख रहे हैं कि चीजें कम हुई हैं, बहुत कम हुई हैं। जैसे जैसे लोग गांव से निकल के शहर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, शहर में अगर आपने देखा होगा, देखिए क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब एक छुआछूत टाइप का अंत हो गया। पहले लोग होते थे कि भाई इसके घर में नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे। अब आप क्या देख रहे हो कि भाई जगह जगह नुक्कड़ पे चाय बिक रही है, कांच के गिलास हैं, समोसे बिक रहे हैं, पकौड़ी बिक रही है, सब कुछ आपने देखा होगा होटल, जो भी हो वो भी टल। तो यहाँ पे सभी लोग एक साथ थाली में खाना खा रहे हैं, एक ही साथ परोसने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई ये नहीं पूछता है कि भैया तुम खाना परोस रहे हो किस जाति के हो। ठीक है, बहुत सी चीजें कम हो चुकी हैं, समय के अनुसार इंसान पढ़ा लिखा है और समझता है कि इंसान ये भी है, इंसान हम भी हैं। बहुत सी चीजों का अंत हो चुका है और जो बचा हुआ है उसका भी अंत हो जाएगा। बट आपको अपने सामाजिक मायने भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग छुआछूत मनाते हैं। इस धर्म के लोगों को हम नहीं जानते, इस धर्म के को लोगों को हम घर में प्रवेश नहीं करने देंगे, ऐसा करने देंगे। बहुत सी ये मानसिकता अभी भी है। मैं ये नहीं कहता 100% समाप्त हो चुका है, पर धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना है। अब ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में किस सीट पे किसका रिजर्वेशन है, कौन कहता है कि भैया इसमें पहले ये बैठा था, हम नहीं बैठेंगे, इसको पहले धो। अब सारी चीजें समान हो चुकी हैं, बट हाँ, इन चीजों को जानना है कि हाँ हमारे अधिकार क्या है। हमारे अधिकार क्या है, वो आर्टिकल 17 कह रहा है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भी अंत होना चाहिए। अब आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का भी अंत। भाई पहले देखते होगे ना, राय का खिताब दिया जाता था, राजा साहब का खिताब दिया जाता था। जैसे पहली बार आपने देखा होगा कि पहली बार जो धार्मिक कार्यों में भगवानों के चित्र बनाए थे, जैसे बोलो उनको एक किताब दे दिया गया था, रवि वर्मा नाम था, राजा रवि वर्मा, राय की पदवी। तो अब ऐसी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। बस हाँ, सेना में जो कैप्टन हैं ऐसे हैं, उनकी उपाधि अलग है, बट पर्टिकुलर एक सामान्य एरा में, समाज में कोई अलग से उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधियों का भी अंत, छुआछूत का भी अंत। ठीक है, ये आपने समझा। अब आ जाता है राइट टू फ्रीडम। भाई यहां तक हमने समझ लिया कि भाई 14 से लेकर 18 तक हमने कुछ मौलिक अधिकार देखे, 14 से 18 तक कुछ मौलिक अधिकार देखे। अब यहां पे आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब किस टाइप की स्वतंत्रता? हालांकि कुछ लोग इस स्वतंत्रता का गलत और नाजायज फायदा भी उठाने लगे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना एक समाज को, एक देश को जानना है और उसको चलाना है और उसका किसी भी पर्सन का कोई कैंडिडेट दुखी ना हो, ऐसे स्वतंत्रता को हमें देखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम क्या है, उसके बारे में देखते हैं। भाई सबसे पहला दिया है आर्टिकल 19 दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका इस समय देखा जाए तो बहुत लोग गलत उपयोग करने लगे हैं।
मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण भी है। पर अगर आपने देखा होगा कि भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी विदेशी राज्यों या देश की बात करें, अगर हम बाहरी देशों को उनके जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनको भी उल्टा सीधा गाली गलौज गलत चीजों से, देखा जाए तो बहुत ही गलत चीजों से उनको बुलाते हैं। तो ये चीज गलत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोलते हैं पर देश के हित में हो, देश के हित में हो, किसी भी टाइप की बेइज्जती या अवमानना नहीं होनी चाहिए। भाई कोई भी ऐसे पद पे बैठा हुआ हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, शब्दों को बोलिए, उनकी गलतियों को बताइए, उन्होंने क्या गलत किया है वो बताइए। बट अगर देखा जाए कि किसी भी टाइप की उनकी गरिमा, उनकी छवि को खराब नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो एक उनकी गरिमा को ठेस लगे। जो जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को देखते हुए भी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है, तो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोगों ने देखी, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो आर्टिकल 9 हमें क्या बता रहा है ये आपने सीखा समझा। ठीक है, अब देखिए लिखा है आर्टिकल 20 क्या कह रहा है भैया कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये भी हम लोग डीप जानेंगे धीरे धीरे। 21 क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। भाई हमें जीने का अधिकार है, और आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब हम अपना जीवन तो जी रहे हैं पर हम किसी भी तरह की और भी परिस्थितियों में कैसे जीते हैं, कैसे अपने आप को देखा जाए तो कुछ ऐसे कानून भी आ सकते हैं या आ चुके हैं जो जहां पे हम अपने आप को एक पर्टिकुलर निर्देशानुसार अगर शरीर की स्थिति इस कंडीशन में ना हो तो शरीर को त्याग भी सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कि राइट टू एजुकेशन बहुत जरूरी है, सरकार ने भी बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रखे हैं, हजारों स्कूल खोल दिए गए हैं कि भाई शिक्षा का अधिकार तो है ही है कि फर्स्ट क्लास से 8 तक सबको फ्री शिक्षा तो दी ही जाए। सरकार इस क्षेत्र में अच्छे कदम भी उठाती है, बट वही चीज है ना कि भ्रष्टाचार उस चरम सीमा तक पहुंच चुका है जहां पे उन बच्चों को जो सुविधाएं भारत सरकार दे रही है, ड्रेस है, कपड़े है, बहुत सारा खाना दलिया सब कुछ देती है, जो बहुत सारी चीजें वहां तक नहीं पहुंचती। बट आर्टिकल 21 ए कह रहा है कि भाई एजुकेशन का भी अधिकार तो होना चाहिए और सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, आर्टिकल 22 कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण मिलना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि पहले अंग्रेजों के समय क्या होता था, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, किसी के भी केस कर दिया, कोई वकील भी नहीं लेना। जैसे आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, एक समय था काला कानून बोलते थे उसको, अगर याद होगा तो, हालांकि हम सारी चीजें पढ़ाएंगे। कुछ मामलों में गिरफ्तारी नजरबंदी से भी संरक्षण मिलेगा, आर्टिकल 22, कोई भी ऐसी जबरदस्ती नहीं होगी। अब यहां पर अगर हम देखें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, भाई इन बच्चों की क्या गलती है, इन बच्चों को भी पढ़ने का समय दिया जाना चाहिए, ये बच्चे भी पढ़ेंगे तो आगे भविष्य बनेंगे, इनके लिए भी एक अधिकार है। आपने देखा था कि अंग्रेजों के समय की बात थी, एक संडे की छुट्टी डिसाइड हुई, कितने घंटे का काम होना चाहिए, ये सारी चीजें भी डिसाइड हुई और ये हमारे अधिकार हैं।
6 घंटे हमें डेली काम करना है कि 8 घंटे डेली काम करना है, इसके बारे में भी सरकार डिसाइड करती है, और कितने साल का बच्चा कौन सा काम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा। हालांकि बहुत सारे आज भी गांव कस्बों में ऐसे होटल हैं जहां पे 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे नीचे, आपने देखा होगा 18 साल के नीचे, 14-15 साल के नीचे भी ये आसपास के बच्चे देखे होंगे काम करते हुए नजर आ जाते हैं। ठीक है, गलत चीजें हैं, पर इन्हीं चीजों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, मतलब मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया? 23। आर्टिकल 23 कह रहा है कि किसी भी तरह से मानव तस्करी नहीं होनी चाहिए। मानव तस्करी मतलब किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक जबरदस्ती काम करने के लिए ना ले जाना है, ना लाना है, और जो आजकल बहुत देखने को मिलती है, आप सभी ने देखा होगा। और जबरन श्रम का निषेध मतलब किसी भी तरह से जबरदस्ती आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं। जैसे अभी सऊदी अरब की बात कर रहे हैं कि अभी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि भाई वहाँ क्या होता है, जो भी आप जब वहाँ जाते हैं तो जो वीज़ा वगैरह होता है जमा कर लेते हैं, जब वो चाहेंगे तभी आपको देंगे, तब तक आप वापस नहीं आ सकते। पर अभी कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे शायद अच्छी हुई हैं, और उनके बारे में भी हम लोग पढ़ाएंगे। और तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। मतलब किसी भी कारखाने में पर्टिकुलर एज के नीचे के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पे निषेध, ये भी ठीक है। आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 ये दोनों ध्यान रखने हैं। जो किसके लिए बात कर रहे हैं? किसी भी तरह से आपका एक अधिकार है कि आप कितनी उम्र से काम करेंगे। जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह तक आपको जबरदस्ती लाया ले जाया नहीं जा सकता, और ना किसी तरह से जबरदस्ती करी जा सकती है, और ना पर्टिकुलर किसी टाइम के अंडर में हमें काम करना है, ज्यादा काम करना है, कम काम करना है, ये डिसाइड नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिलीजन भारत में ही है। जैन धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, सिख धर्म अलग है। ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। कुछ धर्म है, कुछ मजहब है, कुछ ऐसे हैं जो अलग से बनाए गए हैं। सबने, कुछ कबीर को मानने वाले हैं, कुछ रहीम को मानने वाले हैं, कुछ चैतन्य महाप्रभु को मानने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। बट उन सभी को अपने धर्म को मानने का भी अधिकार है। तो आर्टिकल 25 से अगर हम 28 की बात करें, 25 से 28 की बात करें, क्विक रिवीजन ही है, यहाँ पे कोई डिटेल्स हम नहीं है, बट हाँ इतना जानना है कि किसके तहत कौन सी चीजें आती हैं। 25 से 28 तक जो आर्टिकल है वो हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात ही करते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र आचरण, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। भाई अपने धर्म को अगर हम उसका प्रचार करते हैं, किसी भी तरह से हम उस पर स्पीच देते हैं, किसी भी तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, या हम मानते हैं किसी भी धर्म में अगर जाना चाहते हैं, किसी धर्म से आना चाहते हैं, तो ये सभी तरह के स्वतंत्र रूप से आचरण है। पर फिर यहाँ पे बोला जा रहा है जबरदस्ती, फोर्सफुली आप किसी के साथ धर्म परिवर्तन करना या करवाना नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26, मतलब धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म को किस तरह से मानते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह से पाठ करते हैं,
किस तरह से पूजा पाठ करेंगे, बट पर्टिकुलर एक एरिया डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के धर्म में आप फब्ती कसते हैं या किसी दूसरे धर्म को आप ताना देते हैं, इस तरह नहीं। आप अपना मैनेज करिए, अपने मामलों का प्रबंधन करिए, किसी दूसरे में डिस्टर्बेंस नहीं करें। ठीक है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है? मतलब किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु, मतलब कोई विशेष धर्म है उसके प्रचार हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता। ठीक है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता भी है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में भाई धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की उपस्थिति की भी स्वतंत्रता है। ठीक है? अब देखिए लिखा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हालांकि अभी भी संविधान में अल्पसंख्यक का पैरामीटर क्या होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। ये गलत बात है। अल्पसंख्यक कब तक अल्पसंख्यक है, कब तक उसे अल्पसंख्यक के अधिकार मिलने चाहिए, और अल्पसंख्यक का पैरामीटर क्या होना चाहिए कि आज पूरे संसार की बात करें तो भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास है। आस या पास, पर्टिकुलर ये नहीं कि नहीं सर हमने तो 1 अरब 42 करोड़ पढ़ा है, ऐसा नहीं। 43 करोड़ 44 करोड़। ठीक है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। 42 करोड़ पढ़ा ठीक है, पर जितनी देर अगर हमने आधा घंटा पढ़ाया इतनी देर में भी जनसंख्या बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो यहां पर अगर आपको डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी है, इसीलिए मैंने बोला 1.5 अरब के आसपास। ठीक है? बट वहां पे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि माइनॉरिटीज की सिचुएशन कहां तक रहेगी, क्या पैरामीटर होगा, मतलब इस जनसंख्या का कितना परसेंट माइनॉरिटीज में आएगा। ठीक है? 1 करोड़ हो जाएंगे तब माइनॉरिटीज खत्म होगा, 2 करोड़ होगा तब होगा, कि 3 करोड़ होगा तब होगा, कि 10 करोड़ हो जाएंगे तब हो जाएंगे, कि सबके बराबर हो जाएंगे। ठीक है? माइनॉरिटीज का पैरामीटर डिसाइड नहीं है, बट हाँ हितों का संरक्षण 29 के तहत कहा गया। अब आज की सरकारें भी हैं, आज भी सरकार जो है, गवर्नमेंट जितकी भी है, वो डिसाइड करना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि सबको अपना अपना हित साधना है, चुनाव जीतना है। ठीक है? वो खुद चाहते हैं कि भाई जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ने दो, हमें क्या लेना देना, हमें वोट से मतलब है। बट ये नहीं जानते हैं कि एक टॉपिक हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जनसंख्या का विस्फोट। भाई जनसंख्या बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। अभी देखा कोई त्योहार है जिसमें सरकार को 12,000 ट्रेनें अलग से लगानी पड़ी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, किधर से आवागमन होगा, कैसे होगा। धीरे धीरे जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की पटरी तो गड़बड़ होगी, सरकार चाहे कोई भी हो। कोई भी एक ऐसी सरकार बता दीजिए जो आगे आके फ्यूचर में बिल्कुल ऐसा कर देगी, घर बैठे सबको ट्रेन मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ हो जाएंगे, सर्वर भी गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए कंप्यूटर की भी बात कर ले तो सर्वर भी तब बैठ जाता है जब उस पे ज्यादा संख्या, ज्यादा आंकड़ों का भार पड़ जाए। तो जब एक सर्वर बड़ा सा बड़ा बैठ जाता है तो अर्थव्यवस्था तो आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 30 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 30 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 30 कह रहा है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है। ठीक है, बट कब तक?
आंसर आता है कब तक ऐसा होना चाहिए, एक पैरामीटर डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, अब आता है राइट टू प्रॉपर्टीज, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको शिफ्ट भी किया गया। राइट टू प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझना है, और बहुत अच्छा टॉपिक भी है राइट टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। 31 कह रहा है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, मतलब संपत्ति का जो अनिवार्य अधिग्रहण क्या है। आर्टिकल 31 क्या कहता है? तो भाई संपत्ति के अधिकार की जो स्थिति थी, ठीक है, 1978 से पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। यहां ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैया 78 से पहले संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। लेकिन क्या हुआ, 1978 के बाद 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। सही भी है, संपत्ति का अधिकार जिसमें बुजुर्गों को भी नुकसान हो रहा है, आगे वाली पीढ़ियों को भी नुकसान हो रहा है, कैसे क्या चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें हम समझेंगे। वर्तमान स्थिति क्या कह रही है, प्रेजेंट टाइम, संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक और विधिक अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, 300A में शामिल किया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक और विधिक अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। बच्चों ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इनको आप समझते रहिए, ठीक है। इनके बारे में और डिस्कशन भी करेंगे, इनके बारे में और डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट है तो डिस्कशन तो किया ही जाएगा। कौन कौन से ऐसे ग्रुप बने, कौन सी ऐसी समितियां बनी जो संपत्ति के अधिकार को दर्शाती हैं, दिखाती हैं, ये भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर इतनी सारी चीजें समझ में आई हो, सारे आर्टिकल्स हम और भी पढ़ाएंगे जोड़ के, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के बहुत सारा पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। बट हाँ, फिर आगे जोड़ के इसको हम एक बड़ा सा वीडियो, एक बड़ा सा महाभारत क्लास बना देंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिनके द्वारा हम लोग बहुत सारे सेक्शन जानेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमसे जुड़े रहें। हम लोग आगे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।